चलिए, आपको हमने बताया कि कल एनसीईआरटी चल रहे थे। एनसीईआरटी का कक्षा 6 का मतलब क्लास 6 का जो होता है, आपको एनसीईआरटी बैच चल रहा है। और हमारा अतीत या हमारे अतीत में उसमें हमने 7 अध्याय पढ़ा दिया। ठीक है, अध्याय 7 पढ़ा दिया और अभी 3 अध्याय उसमें बाकी थे। आज हम अध्याय 8, 9, 10 और 11 अध्याय को पढ़ेंगे। ठीक है, तो 3 अध्याय आज पढ़ेंगे हम लोग। कौन कौन सा 8 पढ़ेंगे? अध्याय 8, अध्याय 9 और अध्याय 10, अध्याय 11, मतलब 4 अध्याय। ठीक है, 7 अध्याय हमने पढ़ा चुके हैं। और हमने आपको बताया कि एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। सारे को जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे एनसीईआरटी से बन रहे हैं। चाहे आप यूपीएससी दीजिए, चाहे आप पीसीएस दीजिए, चाहे आरओ और एआरओ दीजिए। अगर आप एनसीईआरटी मजबूत नहीं है तो फिर परीक्षा निकालना नामुमकिन हो जाएगा। कोई छोटी किताबों से परीक्षा नहीं निकलने वाली है। ठीक है, तो इसलिए जो होता है एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा रोल है इसमें। तो आप चलेंगे, हम लोग बिना देर के हुए शुरू करते हैं। और हम एनसीईआरटी 6 से लेकर के 12 तक जो होता है एनसीईआरटी पूरा का पूरा कवर करेंगे। ठीक है, इसी वीडियो के माध्यम से। और 1 महीने के अंदर पूरी एनसीईआरटी कवर कर लेंगे। आपका जुलाई में पेपर है, मई में पेपर है, अक्टूबर में पेपर। इसके पहले हम सारे एनसीईआरटी को कवर कर लेंगे। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो आप हमसे जुड़ जाइएगा और इसके बाद जो होता है फिर ध्यान से पढ़िए आप। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय नंबर 8 देखेंगे। कक्षा 6 में खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, ये आपका चैप्टर है। इसमें कहाँ से क्वेश्चन बनता है देखेंगे। कह रहा है क्या? निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ठीक है, जो सही सुमेलित हैं उन्हें बताना है। तो हलवाह को जो था नाम दिया गया था उड़वार। हलवाह को क्या नाम दिया गया था? उड़वार। देखिए, ये तो सही है। हलवा को जो था उड़वार कहा जाता था, सही है, इसका नाम सही है। भूमिहीन मजदूर को क्या कहा जाता था? ये अदमई दिया है लेकिन नहीं, इसको भूमिहीन मजदूर को कहा जाता था। यहाँ पर दिया गया है कैडिसियार। ठीक है, कैडिसियार। ठीक है, यहाँ पर गए कैडिसियार जो कहा जाता। ठीक है, कैडिसियार इस पे कहा जाता था। और बड़े भूमि स्वामी को जो कहा जाता था, जो बड़े भूमि स्वामी होते थे, इसे बेल्लाला ही कहा जाता था। बड़े भूमि स्वामी को क्या कहा जाता था? बेल्लाला। ये भी सही है, ये भी मिलान सही है। दास को जो होता है नाम दिया गया था अदमई। दास को क्या कहा जाता था? अदमई कहा जाता था। ठीक है, देखिए, बड़े भूस्वामियों को बेल्लाला कहा जाता था, ये बेल्लाला कहा जाता था। साधारण हलवाहों को उड़वार कहा जाता था। भूमिहीन मजदूरों को जो होता है जो क्या कहा जाता है? कैडसियार कहा जाता था। दास को अदमई कहलाते थे। तो ये विकल्प आपके, तो 1 और 3 जो होता सही है, दूसरा चौथा आपका गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप दूसरा चौथा सही कर लिए होंगे। ठीक है, बस इसको नोट करेंगे। ये सारे एनसीईआरटी के व्याख्या सहित हम रखे जाएंगे। तो चलेंगे, देख लेंगे व्याख्या। यहाँ पर देखिए, हमने कहा कि बड़े भूस्वामियों को बिल्लाला कहा जाता था, साधारण हलवाहों को उड़वार कहा जाता था, भूमिहीन मजदूरों को कैडसियार कहा जाता था, दास को जो था अदमई कहलाते थे। ठीक है, ये सारे याद रखिएगा। चाहे आरओ पेपर दीजिए, चाहे आरओ चाहे यूपीएससी, सारे के एनसीईआरटी बुक ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी पूरे पढ़ाएंगे। ठीक है, इस बार आपका क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होगा। इसके पहले भी हमने आपको पढ़ाया था लेकिन एनसीईआरटी बेस नहीं था, फिर भी वहाँ से हमने 60 क्वेश्चन दिया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के उत्तरी हिस्से में गाँव का प्रधान व्यक्ति गृहपति कहलाता था। ठीक है, जो भारत के उत्तरी गांव में जो हिस्से होते थे, जो उत्तरी हिस्से में जो गांव का प्रधान होता था वो गृहपति कहलाता था। एकदम सही कहते थे, गृहपति ही कहलाता था ना, सही है। ग्राम भोजक का पद अनुवांशिकी होता था, नहीं ये गलत है। ग्राम ये अनुवांशिकी पद नहीं होता था। ठीक है, ये अनुवांशिकी पद नहीं होता था, ये गलत है। इसमें असत्य कथन को निकालना है। तो असत्य का मतलब समझ रहे हैं ना, ये ग्राम गृहपति तो नहीं कहलाता था, ग्राम भोजक कहलाता था। गाँव के जो होता है, गांव के प्रधान ग्राम भोजक कहलाता था। ये भी गलत है, पहला गलत है, मान लीजिए, सॉरी, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। असत्य कथन निकालना है ना, तो यहाँ पर ये देखिए गलत है, इसका मतलब गृहपति कहलाता था, ये गलत लिखा है। ग्राम भोजक का पद अनुवांशिकी होता था, ये सही है, लेकिन आपको जो गलत बताना है। ठीक है, गृहपति को न्यायाधीश और पुलिस की शक्ति प्राप्त होती थी, ये भी गलत है। 1 और 3 यहाँ गलत है, तो यहाँ पर विकल्प आपको निकालना है 1 और 3। तो जहाँ विकल्प दे 1 और 3। दूसरा, ग्राम भोजक का अनुवांशिकी होता था, ग्राम भोजक का पद अनुवांशिकी होता था, सही है। ठीक है, हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एनसीईआरटी किताब क्या लिखती है, देखिए।
एनसीईआरटी में आप पढ़ेंगे कक्षा 6 के क्लास में अध्याय नंबर 8 में लिखा गया है कि देश के उत्तरी हिस्से में गांव के प्रधान को ग्राम भोजक कहलाता था। क्या कहलाता था? ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह पद अनुवांशिकी होता था। ठीक है। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गाँव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। गाँव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतः इनकी जमीन पर दास और मजदूर काम करते थे। दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा भी जो तक कर वसूलने का काम इन्हें सौंप देता था। ठीक है। गृहपति, ग्राम भोजक, पहले गृहपति फिर ग्राम फिर भोजकों के अलावा एक अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। जिन्हें क्या कहा जाता था? गृहपति। इनमें ज़्यादातर कौन होते थे? छोटे किसान होते थे। ज़्यादातर क्या होते थे? छोटे किसान होते थे। जब आप एनसीईआरटी कक्षा 6 के पढ़ेंगे तो उसमें सारे क्वेश्चन यहाँ दिया गया है। ठीक है। फिर इसके बाद मथुरा के बारे में उस एनसीईआरटी बुक में पढ़ा गए। आप देखे होंगे कक्षा 6 में अध्याय नंबर 8 पढ़े होंगे मथुरा। मथुरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए देखते हैं कौन सा कथन सत्य है, यहाँ पर देखना आपको। चलिए, कहता मथुरा को कुषाणों की राजधानी, कुषाणों ने राजधानी बनाया था। एकदम सही, आप पढ़े होंगे मथुरा को जो होता कुषाणों ने जो होता राजधानी बनाया था। ये एकदम सही है। मथुरा में केवल बौद्ध विहार मिले हैं। मथुरा में केवल बौद्ध विहार मिले हैं, गलत। देखिए जहाँ अक्सर केवल शब्द आपको दिखाई दे अक्सर वो क्वेश्चन गलत होता। अब आप लॉजिक लगाइएगा, अगर दूसरा गलत है तो दूसरा गलत है तो विकल्प इसमें कौन गलत हो सकता? पहला भी गलत हो गया, दूसरा इसमें भी है तो दूसरा भी गलत हो जाएगा, उपयुक्त सभी में दूसरा आ जाएगा तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन मिला क्या? सी मिल गया। ये लॉजिक क्वेश्चन हो गया। ठीक है। देख रहे हैं एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको विकल्प आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। यहाँ पे देखेंगे कि बौद्ध जो मथुरा में केवल बौद्ध विहार जो था, बौद्ध विहार मिले हैं, गलत है। ठीक है। बौद्ध विहार नहीं, अभी आप व्याख्या करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि दूसरा अगर गलत दिखाई दे रहा है तो ये समझ लीजिए कि पहले विकल्प में देख लेंगे दूसरा क्वेश्चन है कहाँ कहाँ। तो यहाँ पर भी देखिए ए में भी दूसरा है, बी में भी दूसरा है, उपयुक्त में भी तो दूसरा है। इसका मतलब ये तीनों गलत हो जाएंगे, तो मतलब 1 और 3 सही हो सकते हैं। मथुरा यातायात और व्यापार के लिए मुख्य रास्तों पर स्थित है, ये भी सही है, 1 और 3 सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपको नहीं समझ में आएंगे, लेकिन अगर 1-2 क्वेश्चन 3 में से यहाँ से 1-2 भी क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो बड़े आसानी से आंसर आप विकल्प दे सकते हैं यूपीएससी में। ठीक है। चलेंगे क्या लिखता है कक्षा 6 की एनसीईआरटी, देख लेंगे कक्षा 6 की एनसीईआरटी क्या देखेंगे। इसमें मथुरा जो होता है 2500 साल पर, नोट करेंगे। देखिए मथुरा 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यातायात और व्यापारियों के 2 मुख्य रास्ते पर स्थित है। इसमें देखेंगे इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, दूसरा रास्ता जो होता दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। ठीक है। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी, इनमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान और पशुपालक शहर में रहने के लिए भोजन जुटाते थे, शहर में रहने के लिए भोजन जुटाते थे। ठीक है। मथुरा बेहतरीन मूर्तियों बनाने का एक केंद्र था। क्या बनाती थी? मथुरा में बेहतरीन मूर्तियां बनाई जाती थी। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। कुषाणों की क्या? दूसरी राजधानी थी। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। कौन कौन से? बौद्ध विहार है और जैन मंदिर है। ठीक है। इसमें कृष्ण भक्ति की एक महत्व केंद्र था। कृष्ण भक्ति का क्या है? एक महत्व केंद्र था। लेकिन विकल्प बी में दिया था केवल बौद्ध विहार था। ठीक है। तो ये गलत दिया था। ठीक है। ये आपका सही हो गया। आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखें, यूपीएससी 2022 में पूछा गया एनसीईआरटी का। ये एनसीईआरटी में कितने क्वेश्चन जो था कितने सही हैं यहाँ पर देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। ये यूपीएससी में पूछा गया था, 2012 में पूछा गया था। ठीक है। 2012 में पूछा गया था। कहता क्या कि प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा सही है? किस पर बात कर रहा है? भारतीय अर्थव्यवस्था, प्राचीन भारत की जो होता भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में वो चर्चा करने के लिए कह रहा कि कौन सा इसमें सही है। प्रत्येक श्रेणी या संगठन राज्य के केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। ये गलत है। पहला होता गलत है। अभी हम बताएंगे ये गलत कैसे है। ठीक है।
पहला गलत हो गया, तो अब विकल्प में आप चाहे तो ढूंढ सकते हो कि विकल्प ना तो ए हो सकता है और ना तो डी हो सकता है। अब आंसर मिलेगा तो ये तो 2 या 3 सही होगा या तो केवल 3 सही होगा। अब पढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन, देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन पे देख लेते हैं, इसके बाद समझ में आएगा। श्रेणी ही वेतन काम करने के लिए नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी, सही है। दूसरा, श्रेणी अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। श्रेणी का अपने सदस्यों पर क्या होता था? न्यायिक अधिकार होता था, ये भी सही है। दूसरा और तीसरा जो होता सही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी। अब कक्षा 6 के एनसीईआरटी बुक्स में आपको क्या मिलेगा, अब वहाँ पर पढ़ने होंगे तो आप जान जाएंगे कैसे सही है। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्रेणी संगठन के संदर्भ में कथन 2 और 3 सही है। आप इसमें देखेंगे प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था श्रेणी की विशेष भूमिका थी। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में किसकी जो श्रेणी होती थी, इसकी विशेष भूमिका थी। ठीक है, श्रेणी ही जो था वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को जो था सुनिश्चित करती थी। कीमतों को जो था क्या करती थी? सुनिश्चित करती थी। ठीक है, साथ ही क्या होता था? साथ ही श्रेणी जो था अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। श्रेणी पर अपने सदस्यों पर जो था क्या होता था? न्यायिक अधिकार होता था। प्रत्येक श्रेणी एक प्रधान अथवा अध्यक्ष होता था। प्रत्येक श्रेणी क्या करता था? एक प्रधान अथवा अध्यक्ष होता था। तथा श्रेणी को प्रबंधन समिति का सदस्य कार्य निपुण, सत्यनिष्ठ, ज्ञाता, योग्य, कर्तव्यनिष्ठ होते थे। ठीक है, क्या? निपुण, सत्यनिष्ठ, ज्ञाता, योग्य और कर्तव्यनिष्ठ होते थे। किंतु प्रत्येक श्रेणी जो होता है, प्रत्येक श्रेणी जो था राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत नहीं होती थी, बल्कि इन श्रेणियों का लोकतांत्रिक, ठीक है, लोकतांत्रिक आधार पर जो होता है अपना पृथक संगठन होता था। ठीक है, प्रशासनिक राज्य का प्रमुख होता था। प्रशासनिक स्तर पर राज्य क्या होता था? प्रमुख होता था। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है, फिर आप पढ़े होंगे, देखेंगे इसमें। काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती ही थी। इनके अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार भी होता था। श्रेणी व्यापारिक संगठन होते थे। श्रेणियां समितियों के माध्यम से कार्य करती थी। इन्हें सिक्के और मोहरे जारी करने का भी अधिकार होता था। श्रेणियां क्या होती थी? सिक्के और मोहरे जारी करने का अधिकार होता था। अब 6 के एनसीईआरटी में आप शिल्प और शिल्पकार के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं शिल्प और शिल्पकार के बारे में। ये क्वेश्चन जो होता है आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है, यहाँ की इसके बारे में, शिल्पकार के बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको आज समझ में आ जाएगा। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये देखेंगे तो दक्षिण भारत की तरफ से इतिहास से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, दक्षिणी भारत की। ठीक है, इतिहास के बारे में बात करेंगे तो चलिए देखते हैं क्या कहता है, वो यहाँ पर देख लेते हैं। कहता है कि प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब 2022 में पूछा गया था कक्षा 6 के एनसीईआरटी से किताब से। देखेंगे एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के यूपीएससी में पूछे गए थे कि प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यूपीएससी 2022 में संगम कविताओं में भौतिकी संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं है। गलत। क्यों नहीं है? ये गलत है। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था, ये सही है। संगम कविताओं में समर शौर्य का कोई संदर्भ नहीं है, क्यों नहीं है। संगम साहित्य में जादुई ताकतों को असंगत बताया गया है, ये गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, केवल ऑप्शन नंबर दूसरा गलत है। अब आप संगम साहित्य पढ़े रहेंगे तभी आप बता पाएंगे, नहीं तो आंसर नहीं बता पाएंगे। चलिए आपको हम बताते हैं एनसीईआरटी कक्षा 6 में क्या लिखा गया, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखेंगे आप प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में। ठीक है, संगम साहित्य से ज्ञात होता है कि वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। ठीक है, संगम साहित्य में वर्ण को सामाजिक वर्गीकरण का संगम कवियों को ज्ञात था। ठीक है, प्राचीनतम तमिल रचनाएं की अगर हम बात करते हैं, तमिल को प्राचीनतम रचनाओं का संगम साहित्य कहते हैं। तमिल को जो था जो प्राचीनतम रचनाओं को हम क्या कहते हैं? संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 23 साल पहले की गई थी। इन्हें संगम कहा जाता है, इसलिए इन्हें संगम कहा जाता है क्योंकि मदुरै, देखो मानचित्र में, आपको मानचित्र में दिखाई देगा, अभी दिखा रहे हैं मानचित्र। ठीक है, मदुरै के कनियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया गया था। मदुरै के जो होता है कनियों के सम्मेलन में जो होता है यहाँ क्या इनको संकलन किया गया था। ठीक है,
गांव में रहने वाले जिन तमिलों के नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वो संगम साहित्य में पाए जाते हैं। ठीक है, संगम साहित्य में पाए जाते हैं। देखेंगे संगम साहित्य में प्रेम और राजाओं की प्रशंसा पर अधिक बल दिया गया है। नोट करेंगे, संगम साहित्य में प्रेम और राजाओं की प्रशंसा पर अधिक बल दिया गया है। संगम साहित्य के 3 भाग हैं। ठीक है, पहला है देखेंगे पथुपातु, दूसरा है जो होता है इथु थोके, तीसरा जो होता है पदनेक किलकंकु में बांटा गया है। ये साहित्य संगम युग का विवरण देता है। ये साहित्य तमिल भाषा में लिखा गया है। ठीक है, ये साहित्य जो होता है तमिल भाषा में लिखा गया है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तोलकप्पियम, शिल्पाधिकारम, मणिमेखला आदि ये प्रमुख ग्रंथ हैं यहाँ के। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट तमिलनाडु के ग्रंथ है। संगम तमिल कवियों का संगम समय या सम्मेलन था। 8वीं सदी में 3 संगम का विवरण मिलता है। 3 संगम का विवरण कौन मिलता है? प्रथम संगम मदुरई में लगा था, दूसरा कपाटपुरम में लगा था, तीसरा मदुरई में ही हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आरओ में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, पांड्य राजाओं के द्वारा जो था संगमों को शाही संरक्षण प्रदान किया गया था। किसको? पांड्य राजाओं के द्वारा संगम में जो था शाही संरक्षण प्रदान किया गया था। दक्षिण भारत की बात करें, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में स्थित है। दक्षिण भारत यहाँ पर कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में दक्षिण भारत स्थित है। दक्षिण भारत में 300 ईसा पूर्व की 300 ईसा के मध्य अवध को जो होता है संगम काल के नाम से जाना जाता है। नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 300 ईसा पूर्व से और 300 ईस्वी के मध्य के बीच के काल को संगम काल के नाम से जाना जाता है। ये कथन और तर्क में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी पढ़ेंगे आप, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। नहीं पढ़ेंगे एनसीईआरटी तो बहुत सारे क्वेश्चन कठिन हो जाएंगे। ऐसे ऐसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन मिलेंगे आप कि आप कहाँ से जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है संगम काल कब कहा जाता है तब पता होगा। अब चलेंगे अध्याय नंबर 9। अध्याय नंबर 9 में क्या है? व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री के बारे में चर्चा। अध्याय नंबर 9 खोलेंगे आप। हमने कहा था एनसीईआरटी 6 के क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, पेपर कैसे क्वेश्चन बनता है यहाँ पर हम बताएंगे। सिर्फ आपको एनसीईआरटी किताब पढ़ना है और सारे के एनसीईआरटी के हम खुद ही व्याख्या करेंगे 60 लाइन में। ठीक है, कैसे कैसे एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनते हैं पूरा देखेंगे हम। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या कहता है, कैसे बना। संगम कविताओं में मुवेनदार शब्द का उपयोग किसके लिए किया गया? मुवेनदार शब्द का उपयोग किसके लिए किया गया? आप बता सकते हैं मुवेनदार शब्दों का वर्गीकरण उपयोग शब्द किसके लिए किया गया है? ये तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है 3 मुखिया। ठीक है, इस तमिल शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? मुवेनदार का जो होता है उसे इसका नाम मवेंददार है। ठीक है, मवेंदार है जिसका अर्थ होता है 3 मुखिया। क्या कहा जाता है? 3 मुखिया। इसका मतलब ऑप्शन सी जो होता सही है। 3 शासक परिवार के मुखिया को 3 मुखिया कहा जाता था। अब आप कक्षा 6 में एनसीईआरटी में पढ़े होंगे, थोड़ी सी देख लेंगे क्या क्वेश्चन एनसीईआरटी में लिखा गया है यहाँ पर। ठीक है, चलिए संगम कविताओं में मुवेनदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है 3 मुखिया। इसका प्रयोग 3 शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया था। कौन कौन थे? चोल, चेर और पांडव, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत के काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। 3 राजा शक्तिशाली माने जाते थे। अभी इनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे, अभी तो शुरू किया गया है। तो चोल, चेर और पांडव जो था 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। ठीक है, इन 3 मुखियाओं के अपने 2-2 सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में था, दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। एक तटीय हिस्से में था, दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पतन पुहार और कावेरी पट्टनम, दूसरा पांडवों की राजधानी मदुरई थी। नोट करेंगे, एक चोलों का जो होता पतन पुहार या कावेरी पट्टनम था, दूसरे पांडवों की राजधानी कौन थी? मदुरई। ठीक है, ये मुखिया लोगों से नियमित कर बजाय जो था उपहारों की मांग करते थे। ये मुखिया लोगों से क्या करते थे? नियमित कर के बजाय जो होता जो नियमित करके बजाय क्या करते थे? उपहारों की मांग करते थे। ठीक है, उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों के परे भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों में शुल्क वसूल कर जाते थे।
और इनमें कुछ धन जो था अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नात रिश्तेदारों, सिपाहियों और कवियों में क्या कर देते थे, बांट देते थे। ठीक है। अनेक संगम कवियों ने मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं, जो कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। क्या करते थे, सुंदर कपड़े दिया करते थे। ठीक है, ये संगम साहित्य की लीला थी। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा, किस राजवंश के शासकों ने दक्षिणापथ के स्वामी कहा जाता था? किस राजवंश के शासकों को जो था दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता था? चोल, चेर, पांडव, सातवाहन। कौन सा? सातवाहन। ठीक है, किसको कहा जाता था? सातवाहन को। ठीक है, अब इसमें सातवाहन कौन थे? आपको पहले जानना होगा कि सातवाहनों में सबसे प्रमुख राजा कौन था। ठीक है, कौन, उसके बारे में, उसके माँ के बारे में चर्चा होती है। सातवाहन के बारे में जानना जरूरी है। चलिए हम बताते हैं आपको। एनसीईआरटी अगर आप पढ़े नहीं है तभी कोई दिक्कत नहीं है, आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन मिलता जाएगा। सातवाहनों में सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी था। ठीक है, सातवाहनों में सबसे प्रमुख राजा कौन था? गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। उसके बारे में उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। वह जो था अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। वह और अन्य सभी जो होते थे सातवाहन शासक जो होते थे दक्षिणापथ के जो था क्या कहे जाते थे? स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। ठीक है, दक्षिणापथ का शब्द का अर्थ होता है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। दक्षिणापथ का मतलब का दक्षिण मतलब दक्षिण, और पथ मतलब होता है रास्ता। इसका मतलब होता है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। ठीक है, पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी तटों पर जो था अपनी सेनाएं भेजी थी। ठीक है, सातकर्णी ने क्या किया? पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी तटों पर जो होता अपनी क्या किए थे? सेनाएं भेजी थी। ये सातकर्णी की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एनसीईआरटी से बनता है। कहता है, कुषाणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कुषाणों के संदर्भ में सत्य कथन आपको निकालना है। उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक थे कुषाण। सही, सोने के सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक कौन थे? कुषाण। अभी एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो इसमें बहुत क्वेश्चन दिया गया, अभी हम आपको बताते हैं। कुषाणों में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक कौन थे? कुषाण थे। सही है। अश्वघोष कनिष्क से संबंधित है। सही है, अश्वघोष और कनिष्क भी इसी से क्या है? संबंधित है। अभी देखेंगे बुद्ध की जीवनी जो था बुद्धचरित के रचनाकार कवि अश्वघोष हैं। कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष और बौद्ध विद्वानों में संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। अब एनसीईआरटी में क्या है थोड़ा सा देखेंगे, दोनों कथन सही है। और एनसीईआरटी बुक कक्षा 6 में लिखा गया है, इसकी व्याख्या की बात की गई है। तो यहाँ से क्वेश्चन हमने बनाया है। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों ने सबसे प्रसिद्ध जो थे कौन थे? कुषाण थे। कौन थे? सिल्क रूट पर, ध्यान रखना, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया और पश्चिम उत्तर भारत में इनका शासन था। मध्य एशिया और पश्चिम उत्तर भारत में इनका क्या था? शासन था। इनके शासन काल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। जो रेशम था पश्चिम की ओर जो था रोमन साम्राज्य तक यहाँ पहुँचता था। ठीक है, ये सिल्क रूट कहा जाता था। सिल्क रूट के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक कुषाण थे। सिल्क रूट पर जो होता है यात्रा करने वाले व्यापारी इसका उपयोग करते थे। सिल्क रूट पर जो होता है यात्रा करने वाले जो होता है व्यापारी इस सोने के सिक्के का क्या उपयोग करते थे। ठीक है, याद रखिएगा। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा जो होता कनिष्क था। याद रखिए, कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था, जो करीब 1900 साल पहले शासन किया था। उसने बौद्ध परिषद का गठन किया, जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। ठीक है, विचार विमर्श करते थे। ठीक है, बुद्ध की जीवनी बुद्धचरित के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। कौन? बुद्धचरित के रचनाकार जो होते कौन? कवि अश्वघोष। किसके दरबार में रहते थे? अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना क्या कर दिया था? शुरू कर दिया था। संस्कृत में क्या करना? लिखना शुरू कर दिया था। बौद्ध धर्म की एक नई महायान की विकास हुआ था। नई धारा महायान का जो होता विकास हुआ था। ठीक है, कनिष्क के दरबार से, अर्थात कनिष्क के शासनकाल से। ठीक है,
तो ये पढ़े होंगे आप एनसीईआरटी में सारे पढ़े होंगे। अब क्वेश्चन कहीं से भी पूछता है, कक्षा 6 के एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, कल 7 के पढ़ाएंगे, ठीक है। आज 6 का एनसीईआरटी खत्म हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यूपीएससी 2004 में पूछा गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए आप। चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया था, ये तो गलत है। चीनी यात्री फाहियान जो होता था, ये बौद्ध ग्रंथों का चीन ले गया था, ये तो पता है, ठीक है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो होता है ये भारत आया था, ठीक है। ये गलत है। चीनी यात्री वेनसांग ने हर्ष से मिला और बौद्ध धर्म की प्रतिरोधी पाया था, ये भी गलत है, दोनों गलत है। अब वेनसांग के बारे में अगर आप पढ़े होंगे एनसीईआरटी में तो आप बता देंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के दोनों कथन जो होता है गलत है, इसलिए इनमें से कोई नहीं। अब हम पढ़ते हैं वेनसांग की थोड़ी सी कहानी की चर्चा। चीनी यात्री फाहियान, ठीक है, चीनी यात्री फाहियान 399 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। इसका भारत में आगमन का मुख्य उद्देश्य था बौद्ध धर्म ग्रंथों का संग्रह कर करके चीन ले जाना था। बौद्ध धर्म के ग्रंथों को संग्रह करके कहाँ ले जाना था, चीन ले जाना था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार तो नहीं, कई बार पूछा गया है। आरओ में, पीसीएस में कई बार पूछा गया। हमने कहा कि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। यह लगभग 14 वर्ष तक भारत में रहा। कितने वर्ष तक? 14 वर्ष तक जो था भारत में फाहियान रहा, ठीक है। बहुत लंबा समय था, 14 वर्ष तक भारत में उन्होंने क्या करा। चीनी यात्री वेनसांग के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। चीनी यात्री वेनसांग 630 से 640 ईस्वी के बीच भारत में आया। उस समय भारत का राजा कौन था? हर्षवर्धन था। जब चीनी यात्री वेनसांग भारत आया उस समय भारत का राजा कौन था? हर्षवर्धन था। इसकी यात्रा वृत्तांत सियूकी के नाम से प्रसिद्ध है। यात्रा वृत्तांत किसके? सियूकी के नाम से जो होता है प्रसिद्ध है। 138 देशों का विवरण मिलता है इसमें। इसने हर्षकालीन समाज, हर्षवर्धन के शासन किया था, हर्षकालीन समाज, धर्म, राजनीति का विस्तृत वर्णन किया। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव, हर्ष के पूर्वज कौन थे? भगवान शिव और सूर्य के उपासक थे। हर्ष के पूर्वज को इसके भगवान शिव और सूर्य के उपासक माने जाते थे। आज भी जो होता है भगवान शिव और सूर्य के उपासक ज़्यादा है विश्व में, पृथ्वी पर, ठीक है। तो हर्ष के पूर्वज थे, ठीक है। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता के शिव का उपासक था। हर्ष भी जो था अपने कुल देवता शिव के जो था उपासक था, परंतु कालांतर में उसने बौद्ध धर्म की ओर झुकाव प्रदर्शित किया था, ठीक है, झुकाव प्रदर्शित किया था। चीनी यात्री वेनसांग से मिलने के बाद हर्ष ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजश्रय में प्रदान किया था, ठीक है। जब चीनी यात्री वेनसांग से मिला तब उसने जो होता है, हर्ष ने जो होता है बौद्ध धर्म की महायान शाखा को जो होता है राजश्रय में क्या कर दिया? प्रदान कर दिया था, ठीक है। ये आपका वेनसांग का, तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। वेनसांग और फाहियान के बारे में जान गए होंगे, इतनी चीज़ें लिखी गई हैं। अब आप चलते हैं, निम्नलिखित व्यक्ति पर भारत में किसी न किसी समय भारत आए थे। कालक्रम बैठाना है इसमें, कालक्रम बैठाना। चलिए कालक्रम की आपको बात करें तो सबसे पहले भारत में आने वाला कौन व्यक्ति था? मेगास्थनीज। दूसरा कौन आया? अभी पढ़े फाहियान आया। फाहियान के बाद तीसरा अभी पढ़ लिए कि वेनसांग आया, और लास्ट में कौन आया था? ईस्ट सिंह आया था। क्रम हो गया। मेगास्थनीज आया किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के। फाहियान आया किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। वेनसांग आया किसके दरबार में? हर्षवर्धन के दरबार में। अब देखेंगे किसके किसके दरबार में आया, कौन कौन दरबार थे, किसके राजदूत थे, सभी क्वेश्चन बहुत सारे। मेगास्थनीज एक राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। एक रचना की, इंडिका नामक एक पुस्तक भी रचना की। तो हमें इसकी ये सारी चीज़ें जो होता है जब आप एनसीईआरटी कक्षा 6 में पढ़ेंगे तो इसमें दिया गया है। तो आप चल लेते हैं, हम पढ़ देते हैं। आप नहीं पढ़े होंगे तो फिर यहाँ पर पढ़ लीजिए, नोट बनाते रहिएगा, नोट बनाते रहिएगा। क्वेश्चन हमने बताया, चाहे यूपीएससी दिए, चाहे यूपीएससी आप दीजिए, चाहे पीसीएस दीजिए, चाहे आरओ का पेपर दीजिए, आरओ का पेपर दीजिए, एनसीईआरटी 70 से 60 क्वेश्चन की गारंटी जब हमने लिया है तो हमने लिया है कि ये क्वेश्चन यहीं से आएंगे। एनसीईआरटी सीधा क्वेश्चन पूछता है। एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ लिए तो सीधे क्वेश्चन आपसे मिलेंगे ना, इसमें कोई
इधर से क्वेश्चन ना उधर से क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब जो होता है लूसेंट वगैरह 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 क्वेश्चन पढ़ने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, आपको अच्छी बुक्स पढ़नी पड़ेगी। एनसीईआरटी से बढ़िया बुक कोई नहीं होती है। ठीक है, एनसीईआरटी की व्याख्या पढ़ लीजिए, पूरा क्वेश्चन आ जाएगा। चलेंगे, मेगसनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के शासनकाल में भारत आया था, और वो कौन था? सेल्यूकस निकोटर का राजदूत था। उसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। आपको पता है कई बार क्वेश्चन वनडे से लेकर के हर एक एग्जाम में पूछा गया। फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। 380 से 415 ईस्वी के शासनकाल तक भारत में आया था। इसका भारत में आगमन का उद्देश्य था बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित कर चीन को ले जाना था। अभी हमने आपको बता दिया था। फैनसांग जो होता अभी हमने बताया कि हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, भारत आया था। इसका भारत आगमन का मुख्य उद्देश्य नालंदा विश्वविद्यालय के शिक्षा ग्रहण करना था। क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय में जो होता शिक्षा ग्रहण करना था। किसका? हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग का। ठीक है, ह्वेनसांग। और बौद्ध ग्रंथों को जो था, बौद्ध ग्रंथों को उससे चीन ले जाना था। हर्षवर्धन इन्हें यात्रियों का जो था राजकुमार या नीत का पंडित या शाक मुनि कहा जाता था। हर्षवर्धन ने इन्हें जो होता है, ह्वेनसांग को जो होता है यात्रियों का राजकुमार कहा या नीत का पंडित का नाम दिया था। ये शाकमुनि कहा जाता था। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। नीत का पंडित, राजकुमार और शाकमुनि कहा जाता था। किसको? हर्षवर्धन। तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, इसिंग जो होता है एक चीनी यात्री था जो बौद्ध धर्म तथा बौद्ध उपदेशों को ग्रहण करने के उद्देश्य से भारत आया था। इसकी पुस्तक जो थी प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं में समकालीन भारत के लोगों को सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन के बारे में विस्तृत उल्लेख मिलता है। किसके बारे में? इसिंग के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट इसिंग। ठीक है, इसिंग। इसी तरह भारत की यात्रा पर चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाशियान काफ़ी प्रसिद्ध हैं। ये करीब 1600 साल पहले भारत आए थे। ह्वेनसांग जो था 14 साल पहले भारत आए थे। करीब 50 साल पहले इसिंग आया था। ये सब जो होता है जीवन से जुड़ी जगहों और मठों के देखने के लिए भारत आए थे। ठीक है, बुद्ध लिखेंगे यहाँ पर, बुद्ध युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध के जीवन से युद्ध लिखा गया है। बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और मठों को देखने के लिए भारत आए थे। ये सभी जितने आए थे। ठीक है, अध्याय 6 में ये सब क्वेश्चन दिया गया है और अध्याय 6 हम पढ़ रहे हैं, इसमें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। इनमें से तीर्थयात्रियों में अपनी यात्रा का ऑर्डर लिखा है। इसमें प्रत्येक तीर्थयात्री ने जो था अपनी तीर्थ यात्रा का ऑर्डर लिखा। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान मुश्किलों के बारे में भी लिखा है। इन यात्रियों को कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा, और उन किताबों के बारे में उन्होंने लिखा जिन्हें आप अपने साथ ले गए थे। क्या करेंगे? जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। ठीक है, इस सिंह के बारे में अब आप देखेंगे तो थोड़ा से फायान और जो होता है चीन वापस कैसे लौटा था उसकी कहानी आप पढ़ लीजिएगा। फायान चीन कैसे लगता है। ठीक है, फायान के बारे में कहा जाता है कि उसने जो होता है कहानी के बारे में कि फायान ने अपने जीवन को वापस लौटने के दौरान जो था अपनी यात्रा के बागल से शुरू की थी। बागल समझ लो ना, ये व्यापारियों के एक जहाज़ पर चढ़ा था बागल। मुश्किल से 2 दिन चल पाए थे कि समुद्र में तूफान में फायान जो था फंस गया था। व्यापार में तूफान फंसने बचने के लिए जो था अपने सामान को जहाज़ में हल्का करने के लिए फेंकते थे। फायान ने भी जो था अपने सामान को जो था फेंक दिया, पर अपनी पांडुलिपियों और बौद्ध मूर्तियों को नहीं फेंका जिन्हें उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित की थी। अतः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी। उसने समुद्र का वर्णन इसी प्रकार किया है। समुद्र असीम है। सूर्य चांद तारों की गति रखे बिना ही ये पता पाना असंभव है कि पूर्व एवं पश्चिम किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज़ को हवा की दिशा ले जाने के लिए अलावा कोई और चारा नहीं होता था। इसके बारे में फायान बहुत लंबी कहानी लिखा है। एनसीईआरटी में आप जो होता है पढ़िएगा। ठीक है, ह्वेनसांग भी जो होता है कहानी लिखा गया जो सोने चांदी चंदन की लकड़ियों की बनी बुद्ध मूर्तियों को 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियाँ एकत्रित किया था। 20 घोड़े लाद करके लेके गया था। ह्वेनसांग 20 घोड़े लाद कर लेके गया था और 50 पांडुलिपियों को जो होता समय खो गई थी। उसकी 50 खो गई भी थी। और चीनी अनुवाद भी जो होता किया था जो था ह्वेनसांग। उनकी भी कहानी आप पढ़िएगा तो सारी कहानी आपको मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन
चुआंग, नोट करेंगे युआन चुआंग। फेनसांग जिसे कहा जाता था। तत्कालीन भारत की समान दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो था फेनसांग तत्कालीन भारत की जो समान दशाएं थी और इनकी संस्कृतियों का वर्णन किया है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो होता सही है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सड़क और नदी मार्ग लूट मार से पूरी तरह सुरक्षित थे, ये गलत है। 2013 में पूछा गया यूपीएससी में, ये गलत है। पहला तो गलत है, ये इसके बारे में नहीं बताया है उसने, ठीक है। दूसरा, जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल, विष द्वारा सत परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोष अथवा दोष के निर्णयों के साधन होते थे, ये तो सही है। व्यापारियों को नौघाटों और नाकों पर जो था शुल्क देना पड़ता था, ये भी सही है। दूसरा तीसरा सही है, पहला जो होता गलत है, पहला जो होता गलत है। तो देख लेते हैं दूसरा तीसरा है विकल्प में कि नहीं है। दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। अब थोड़ी से एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम ह्वेनसांग के बारे में फिर से थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ह्वेनसांग अभी बता दिया हमने कि हर्षवर्धन के काल में भारत आया था, उसने नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर शिक्षा प्राप्त की थी, ये हमने आपको बता दिया, ठीक है। शिक्षा जो होता प्राप्त की थी। उनकी यात्रा का विवरण जो था सियोक्यू में मिला था ह्वेनसांग का, हमने अभी बता दिया। ह्वेनसांग ने चूँकि स्वयं 2 बार लूट गया था, ह्वेनसांग जो होता स्वयं को 2 बार लूट गया था, इसलिए उसने वर्णन इसमें किया है, ठीक है। क्योंकि हर्षवर्धन के काल में अपराधों की जांच के लिए अग्नि, जल और विष द्वारा निर्धारित किया जाता था। व्यापारियों को नौघाटों और नाकों पर शुल्क देना पड़ता था, उस पर कर प्रणाली का वर्णन मिलता है, ठीक है, कर प्रणाली का। ह्वेनसांग ने जो होता है, ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के काल में आयोजित कन्नौज की धर्मसभा की अध्यक्षता की थी। ह्वेनसांग ने जो था हर्षवर्धन काल में आयोजित जो था कन्नौज की जो थी धर्मसभा की अध्यक्षता की थी। प्रयाग में हुई छठी महामोच परिषद में भाग लिया था। प्रयाग में छठी जो था महामोच परिषद में जो था ह्वेनसांग भी जो था क्या क्या भाग लिया था। ह्वेनसांग जो था तीर्थयात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता, तभी पढ़े हैं। ह्वेनसांग सियोकी की 2 में जो था शूद्रकों को जो था कृषक कहा है। ह्वेनसांग जो होता है जो अपनी रचना सियोको में लिखा है, उन्होंने शूद्रों को जो था कृषक कहा, शूद्रों को क्या कहा, कृषक कहा है, ठीक है, ह्वेनसांग ने। आगे चलें। कक्षा 6 की किताब में पाठ नंबर 10 अध्याय नंबर 10 नए साम्राज्य और राज्य निकाल लीजिए। कक्षा 10 की किताब आप निकालिए, नए साम्राज्य और राज्य। अभी कक्षा 6 की एनसीईआरटी चल रही, कक्षा 7 की एनसीईआरटी कल पूरा पढ़ाएंगे, चाहे आप 2 घंटा लग जाए चाहे 3 घंटा लग जाए, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत लंबा है चैप्टर और एनसीईआरटी पढ़ाने में बहुत मेहनत लगती है और एनसीईआरटी से क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसलिए एनसीईआरटी 60 से 70 क्वेश्चन हमने कहा कि सारे एग्जाम में आ रहे हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछा जा रहा है, ठीक है। अब किताबों का कोई रोल नहीं, जितना एनसीईआरटी का रोल ज़्यादा हो रहा है। देख रहे हैं एनसीईआरटी से कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहा है, आप खुद ही देख रहे हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही सुमेलित है बताइए। मृच्छकटकम शूद्रक ने लिखा है, एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं। बुद्धचरित अश्वघोष ने लिखा है, वसुबंधु नहीं लिखे, ठीक है। जो था बुद्धचरित के बारे में संस्कृत में महाकाव्य है, इसे अश्वघोष ने लिखा। बुद्धचरित को किसने लिखा है, अभी तो हमने बताया अश्वघोष ने लिखा है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। मुद्रा राक्षस विशाखदत्तम, हर्षचरित बाणभट्ट, ये सही है। तो 1, 3, 4 सही है, दूसरा गलत है। अब ऑप्शन ढूंढते समय आप देखेंगे केवल कितने युग्म सही हैं, केवल 3, ठीक है, केवल 3। ये वाला जो विकल्प आ रहा है ना बहुत कठिन हो जा रहा है बच्चों को, ठीक है, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगा पा रहे हैं। आगे चलेंगे, देख लेंगे थोड़ा से सबके बारे में पढ़ लेंगे। मृच्छकटिकम शूद्रक द्वारा लिखा गया संस्कृत भाषा का एक प्रसिद्ध नाटक है जिसमें 10 अंक है, नोट करेंगे। जो मृच्छकटिकम है शूद्रक द्वारा लिखा गया जो संस्कृत भाषा का एक प्रसिद्ध नाटक है जिसमें कितने अंक हैं, 10 अंक है। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की प्रसिद्ध कृति है जिनमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के राजनीतिक सामाजिक स्थितियों का चित्रण किया गया, नोट करेंगे। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई है, विशाखदत्त के द्वारा। विशाखदत्त की प्रसिद्ध कृति है जिनमें चंद्रगुप्त के शासनकाल की राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों का चित्रण किया गया है, ठीक है। हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा रचित ग्रंथ है, इसमें सम्राट हर्षवर्धन के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है, ठीक है। आगे देखेंगे। बुद्धचरित संस्कृत भाषा का महाकाव्य है, इसके लेखक कौन है, अश्वघोष है। कौन है, अश्वघोष है। तो चारों आप जानेंगे।
चारों का ऑर्डर जान के बहुत इंपॉर्टेंट होता है सारी चीज़ जानना। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, इसमें कितने युग्म सही सुमेलित हैं, यही बात क्वेश्चन पूछा गया जो अगला पूछा गया। युग्मों पर विचार कीजिए। समुद्रगुप्त कालिदास, ये तो गलत है। समुद्रगुप्त कालिदास के बारे में नहीं, बल्कि समुद्रगुप्त के कवि और मंत्री हर्षेय ने इलाहाबाद की प्रशस्ति की रचना की थी। ठीक है, तो ये गलत है। चंद्रगुप्त द्वितीय हर्षेय, ये भी गलत है। ठीक है। हर्षवर्धन ने बाणभट्ट में, ठीक है। पुलकेशन द्वितीय ने रवि कीर्ति, ये भी सही है। 3 और 4 मिलन सही है, मिलान सही है। दूसरा और तीसरा, पहला और दूसरा गलत है। अब इसकी व्याख्या देख लेंगे तो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखेंगे केवल 2 युग में, केवल 2, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। चलिए इसकी व्याख्या देखिए, यहाँ पर दिया गया 3 और 4 सही है। व्याख्या देखेंगे इसमें कैसे किया गया है। व्याख्या देखेंगे, समुद्रगुप्त के दरबार में कवि और मंत्री रहे हर्षेय ने इलाहाबाद की प्रशस्ति की रचना की है। कौन किया है? समुद्रगुप्त के दरबार में कवि और मंत्री रहे कौन? हर्षेय ने जो होता है इलाहाबाद प्रशस्ति की क्या की है? रचना की है। ठीक है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के विद्वान थे। कालिदास कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी विद्वान थे। इन्हें भारत के शेक्सपियर कहा जाता है, ये आपको पता है। ऋतुसंहार, मेघदूत, कुमार संभवम, रघुवंश, मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, मुद्रा राक्षस कालिदास की प्रमुख रचना है। ठीक है, मुद्रा राक्षस कालिदास की किसकी प्रमुख रचनाएं? ये सभी क्या है? कालिदास की ये क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं। ये रचनाएं एनसीईआरटी में लिखी गई, इसलिए एनसीईआरटी को बार बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखी गई है ना। हर्षवर्धन ने, जिन्होंने करीब 14 साल पहले शासन किया था, उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने जो था संस्कृत में जीवनी की हर्षचरित लिखी थी। जीवनी में उनकी जीवनी हर्षचरित में लिखी गई थी। पुलकेशन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे, उनके दरबारी कवि जो था रवि कीर्ति थे। ठीक है, पुलकेशन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध जो था चालुक्य राजा थे और उनके दरबारी कवि जो थे रवि कीर्ति थे। कौन थे? रवि कीर्ति थे। ठीक है, तो ये हुआ व्याख्या इनकी। आगे चलेंगे। यूपीएससी 2006 में पूछा गया एनसीईआरटी से, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख निम्नलिखित में से किस में एक संबंध है? अभी हमने आपको बता दिया समुद्रगुप्त, इसके पहले भी बताया था समुद्रगुप्त। क्या अभी बताया ना, हर्षेय ने जो था इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की थी। तो समुद्रगुप्त के दरबार कवि रहे, मंत्री रहे कौन? हर्षेय। कौन है? हर्षेय, उन्होंने ये किया था। तो आपको क्वेश्चन अभी बता दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, छोड़िए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत के विद्वानों और साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूपीएससी 2020 में पूछा गया था। ठीक है, सारे एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, याद रखिए एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एनसीईआरटी 1 महीने में पूरे ख़त्म करेंगे, चाहे किसी भी तरह से। पूरे अप्रैल में एनसीईआरटी ख़त्म करेंगे। आपको 3 घंटे अगर क्लासेस लेना पड़ता है तो 3 घंटे एक वीडियो क्लासेस लेंगे, लेकिन एनसीईआरटी पूरा पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे एनसीईआरटी, पूरा क्वेश्चन यहाँ पर आपको पढ़ा के जाएंगे। और एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पढ़ना, अभी नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए आप। ठीक है, प्राचीन भारत के विद्वानों और साहित्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2020 में पूछा गया, इसकी लंबी व्याख्या हम करेंगे। इसकी क्या करेंगे? व्याख्या लंबी करेंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं कौन सा कथन सही है। पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है, ये गलत है। अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है, ये भी गलत है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से संबंधित, ये तो अभी आपने पढ़ा, ये सही है। कालिदास से चंद्रगुप्त द्वितीय से ही संबंधित है, सही है। अगर पहला गलत मिल गया या दूसरा गलत मिल गया, दोनों में से किसी एक ने मान लीजिए आपने दूसरा अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है, तो आपने दूसरा विकल्प जान लिया कि ये गलत है, तो विकल्प ढूंढने में बड़ा आसान हो जाएगा। या पहला जो होता है आपने गलत समझ लिया, पहला गलत है, तो भी विकल्प ढूंढने में, मान लीजिए हमने समझ लिया कि अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित नहीं है, दूसरा विकल्प गलत है, तो हम विकल्प में ढूंढने का कैसे बाना बनेंगे? आप देखेंगे कैसे हम ढूंढ सकते हैं। दूसरा गलत है, इसका मतलब होता है कि कथन सही बताना है। अगर दूसरा गलत है, इसमें दूसरा है तो ये भी गलत, इसमें भी दूसरा है तो इसमें ये भी गलत, इसमें भी दूसरा है तो ये भी गलत है, तो हमें ऑप्शन नंबर मिला क्या? केवल सी मिल गया। ये आंसर हो गया आपका। ठीक है,
थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, अगर सारे चीज़ नहीं पढ़े हैं, कुछ चीज़ें जो होती अगर आप पढ़े हैं तो बड़े आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, हमने कहा बहुत आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मतलब कुछ, क्योंकि यूपीएससी आपका दिमाग देखता है, वर्तमान प्रेजेंट टाइम का दिमाग देखता है। समीक्षा अधिकारी में देख रहे हैं ऐसे पेपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पीसीएस में आपने देखेंगे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये गलत नहीं पूछे जा रहे हैं, ये एनसीईआरटी बुक पूछे जा रही हैं, तो एनसीईआरटी का रोल ज़्यादा है तो पढ़ते रहिए एनसीईआरटी। तो हम इसकी व्याख्या बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि लंबी थोड़ी सी व्याख्या करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत एनसीईआरटी का लंबा था, हम थोड़ी सी फिर लंबा करेंगे। चलेंगे, पाणिनि पुष्कल नोट करेंगे, पुष्कलवती या पुष्कलावती खैबर बख्तून पाकिस्तान के एक संस्कृत व्याकरण थे। इनका अस्तित्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। पाणिनि ने संस्कृति व्याकरण में अष्टाध्यायी की रचना की थी। पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण में, व्याकरण जो था अष्टाध्यायी में जो था रचना, अष्टाध्यायी की रचना कौन? पाणिनि ने किया था। पातंजलि ने जो था महाभाष्य में 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की थी। जयादित्य और वामन ज्योतन की कशिबा या आप कह सकते कशिका वृत्त पाणिनि की अष्टाध्यायी पर टिका हुआ, वृत्त पाणिनि की अष्टाध्यायी पर जो होता टिका हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यूपीएससी की दृष्टि से, पीसीएस की दृष्टि से। ठीक है, आगे देखेंगे पुष्यमित्र शुंग ने जो होता है अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या कर दी। मौर्य सम्राट की हत्या करके 185 ईसा पूर्व में जो होता शुंग वंश की स्थापना की थी। 185 ईसा पूर्व में जो होता शुंग, अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या कर दिया था पुष्यमित्र। महान व्याकरणविद पातंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। जो व्याकरणविद पातंजलि थे पुष्यमित्र शुंग के क्या थे? पुरोहित थे। पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मणवादी था, ठीक है, ब्राह्मणवादी थे। उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था और मनुस्मृति की रचना शुंग काल में भी हुई थी। मनुस्मृति की रचना किसके? शुंग काल में ही जो होता हुई थी। ठीक है, मनुस्मृति, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखेंगे हर एक एनसीईआरटी का हर एक लाइन इंपॉर्टेंट होता है, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट होता है, चाहे कोई भी लाइन हो। ठीक है, आगे देखेंगे शुंग काल में जो था सांची के स्तूप में था ईंट की जगह पत्थर से संवर्धित उसका आकार बढ़ाया गया था। शुंग काल में ही जो था सांची के स्तूपों के जो होता है ईंट की जगह जो होता हम क्या करते थे? पत्थर से संवर्धित कर जो था उसका आकार क्या कर देते? स्तूप का बढ़ाया गया था। कालिदास की रचना मालविका अग्निमित्रम का नायक अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। जो कालिदास के नाटक था मालविका अग्निमित्रम या अग्निमित्र, इसमें जो नायक होता था अग्निमित्र जो था वो पुष्यमित्र जो था मित्र शुंग का पुत्र था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, पुष्यमित्र का शुंग था। ठीक है, आप देखेंगे यूपीएससी ने जो होता पुष्यमित्र शुंग से संबंधित यूपीएससी 2016 में भी पूछा था प्रश्न। देखिए लगातार क्वेश्चन पूछ रहे यूपीएससी, 2020 में पूछी, 2016 में, 4 साल के बाद रिपीट किए क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन कहाँ से क्वेश्चन पूछे ये तो आगे आपको हम बताते हैं, जरूरी नहीं वही क्वेश्चन पूछा गया था। अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। अमर सिंह ने अमर कोश की रचना की थी। संस्कृत की जो था विश्वकोश कहा जाता था। इसे जो था संस्कृत के क्या कहा जाता था? विश्वकोश कहा जाता था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो होता है 9 विद्वानों का एक मंडली निवास करती थी जिसे नवरत्न कहा जाता था। नवरत्न कौन थे? कालिदास, बेताल भट्ट जिसे जादूगर कहा जाता था, घटकर पर कूटनीतिक थे, शकु जो होता वास्तुकार थे, छड़पक जो था फलित ज्योतिषी था। छड़पक क्या था? एक ज्योतिषी था। बलरुचि जो था एक व्याकरण था। अमर सिंह एक कोशकार थे। धन्वंतरी चिकित्सक था। फलित ज्योतिष का को जो था प्रेरिता वराय मिहिर थे। फलित ज्योति का जो होता है प्रेरिता कौन थे? वराय मिहिर थे। ये सबके अपने अपने काम थे नवरत्न में। देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिए, कॉपी पे नोट करिए, नोट करते रहिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे हर्षवर्धन के शासन कुछ बताते हैं। हर्षवर्धन ने 647 ईस्वी तक शासन किया। थानेश्वर के पुष्यमित्र वर्धन वंश के सबसे जो था प्रतापी शासक था। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत चलाया। वेनसांग के हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। हर्षवर्धन के काल में ही आया था वेनसांग, अभी बताया हमने पहले। हर्षवर्धन ने उच्च कोट की कविता संस्कृत में नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक 3 नाटकों की रचना की थी। हर्षवर्धन जो था संस्कृत में कौन कौन से लिखा था? नागानंद संस्कृत में लिखा गया, रत्नावली संस्कृत में लिखा गया, प्रियदर्शिका, ये 3 नाटकों की जो था उन्होंने रचना की थी। हर्षवर्धन नोट करेंगे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाण भट्ट थे। कौन थे? बाण भट्ट थे, जो हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की थी।
बाणभट्ट ने किसकी रचना की थी? हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की थी। देख रहे हैं, कोई भी किताब निकाल के देखिएगा, सारे क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से ही बनाए जाते हैं। सभी लोग अपनी बुक छापते तो लिखते हैं एनसीईआरटी बेस, लेकिन वो शुद्ध एनसीईआरटी बेस थोड़ी ना होता, वो अगर किताबें से निकाल लेते। एनसीईआरटी तो पढ़ेंगे तब तो पता चलेगा कि एनसीईआरटी का कितना महत्व है, कितना एग्जाम में इंपॉर्टेंट महत्व है एनसीईआरटी का। जब आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी तब, और धीरे धीरे आप जान भी जाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं, पूरा एनसीईआरटी पढ़ाएंगे। आगे देखेंगे, चालुक्य शासक नाम सुने होंगे। चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय जो था नर्मदा नदी के तट पर जो था युद्ध में हर्षवर्धन को पराजित किया था, और रवि कीर्ति के योहोल अभिलेख में इसका जिक्र मिलता है। चालुक्य शासन कौन? पुलकेशन द्वितीय ने जो था नर्मदा नदी के तट पर हुए युद्ध में हर्षवर्धन को पराजित किया, और रवि कीर्ता के एक योहोल अभिलेख में इसका जिक्र मिलता है। ठीक है। गुप्त काल में संस्कृत के महान विद्वान कालिदास हुए थे। ठीक है, गुप्त काल में संस्कृत के महान विद्वान कौन हुए? कालिदास। ठीक है, कालिदास में, जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता था। कालिदास ने 4 काव्य 3 नाटकों की रचना की थी। कालिदास की शैली या विदर्भ शैली कहा जाता, कालिदास की शैली या विदर्भ शैली कहा जाता था। तो कौन से 4 काव्य और 3 नाटकों की उन्होंने रचना की थी? ठीक है, देखेंगे, कालिदास की रचित ऋतुसंहार, मेघदूतम, ये खंड काव्य हैं, खंड काव्य हैं। कुमार संभव और रघुवंश जो होता है महाकाव्य। नोट करेंगे, कालिदास के महाकाव्य 2 पूछा जाता, कुमार संभव, ठीक है, कुमार संभव और रघुवंश ये महाकाव्य होंगे। ऋतुसंहार और मेघदूत जो होता खंड काव्य होंगे। ऋतुसंहार और मेघदूत खंड काव्य होंगे। ठीक है, कालिदास के 3 नाटक थे, विक्रमोर्वशी, मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम। ये कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना थी। 3 रचनाएं थी कालिदास की। ठीक है, ऋतुसंहार कालिदास की प्रथम महाकाव्य रचना थी। ऋतुसंहार जो होता था कालिदास की जो होता था प्रथम महाकाव्य, जो 6वां एक खंड काव्य था। जो 6वां क्या था? एक खंड काव्य था। याद रखिएगा 6वां, ठीक है, एक खंड काव्य था। नोट करेंगे कौन? ऋतुसंहार। नोट करते रहेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट्स बनाते रहिएगा। मेघदूत यक्ष की बीहर गाथा का भी वर्णन मिलता है। मेघदूत यक्ष की बीहर गाथा का भी वर्णन मिलता है। ठीक है, कुमार संभव 17 सर्गों का महाकाव्य, जिसमें शिव पार्वती के पुत्र कुमार, कुमार मतलब कार्तिकेय के जन्म की कथा का वर्णन मिलता है। ठीक है, 17 सर्गों के महाकाव्य कुमार संभव में शिव पार्वती के पुत्र थे कुमार। ठीक, कुमार संभव किसके पुत्र थे? शिव और पार्वती के, जिसे कार्तिकेय के नाम से जो था कथा का वर्णन यहाँ पर मिलता है। ठीक है, कथा का वर्णन यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। रघुवंश 19 सर्गों का महाकाव्य, जिसमें राजा दिलीप ने लेकर अग्निवर्ण तक जो होता है 40 इक्ष्वाकु राजाओं का चरित्र का चित्रण किया गया रघुवंश में। ठीक है, आगे चलेंगे। मालविका अग्निमित्रम 5 अंकों में कालिदास की प्रथम नाट्य रचना है, जिसमें शुंग राजा अग्निमित्रम और मालविका का प्रणय का अर्थात प्रेम अर्थात वैवाहिक संबंधों की कथा के बारे में लिखा गया है। मालविका अग्नि, ठीक है, शुंग के राजा अग्निमित्र और मालविका का विवाह के वर्णन मिलता है मालविका में। विक्रमोर्वशी पूर्वरवा और उर्वशी का प्रणय कथा जो था 5 अंकों में लिखा गया। कितने अंकों में लिखा गया? 5 अंकों में है। नोट कर लेंगे। विक्रमोर्वशी। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की सर्वोत्कृष्ट रचना है। 7 अंकों में हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत कण्व ऋषि की जो होता है पलती या कहा जाता पलिता पुत्री शकुंतला के संयोग और वियोग का विवरण है। ठीक है, हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और कण्व ऋषि की जो होता पलिता पुत्री शकुंतला के संयोग और वियोग का जो होता विवरण मिलता है। किसमें? अभिज्ञान शकुंतलम में। ये कालिदास के तीसरा और अंतिम नाटक था। ये कालिदास के तीसरा और अंतिम नाटक था। नोट कर लेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से लेकर के 415 गुप्त शासकों में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाने का श्रेय चंद्रगुप्त द्वितीय को जाता है। गुप्त काल में सर्वप्रथम जो होता चांदी के सिक्के चलाने का जो श्रेय है या चांदी के सिक्के जलाने का जो होता श्रेय किसको जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को जाता है। चीनी यात्री फायान ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया। हालांकि फायान अपनी यात्रा का उल्लेख भी सम्राट के नाम का उल्लेख नहीं करता है। ठीक है, यात्रा का उल्लेख कहीं भी सम्राट के नाम का उल्लेख नहीं करता अपनी यात्रा। याद रखिए फायान। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला,
नर्मदा नदी तट पर समुद्र सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को रोका था किसने? अभी तो हमने बताया था पुलकेशन दूती। इसके पहले हमने आपको बताया था पुलकेशन दूती ने जो था नर्मदा तट के पुलकेशन दूती ने जो था हराया था। हर्षवर्धन को हराने वाला कौन था? पुलकेशन दूती हर्षवर्धन को हराया था। अभी बताया किस नदी पर? नर्मदा नदी के तट पर। इसके पहले क्वेश्चन पूछ दिया गया है। अब देखेंगे व्याख्या, अगर देख लीजिए फिर से देख लीजिए। नर्मदा नदी के तट पर सम्राट हर्ष ने दक्षिणावर्त आगमन को रोककर 632 ईस्वी में पुलकेशन दूती ने हर्षवर्धन को पराजित किया। इस संबंध में जानकारी चीनी यात्री वेनसांग के विवरण में योहोल अभिलेख से ज्ञात होती है। किसमें? योहोल अभिलेख से ज्ञात होती है। किंतु बाणभट्ट ने हर्ष की पराजय के कहीं भी उल्लेख नहीं किया। बाणभट्ट ने जो होता था हर्ष के पराजय का कहीं भी जो होता उल्लेख नहीं किया है। ठीक है। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने थे। कहाँ गए? थानेसर के राजा बने थे। उन्होंने बहनोई कन्नौज के शासक थे। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर जो होता आक्रमण कर दिया। ठीक है। जब बंगाल के शासक ने जो होता है हर्ष के बहनोई को मार देता है तो कन्नौज पर जो होते हैं फिर हर्षवर्धन चढ़ाई करता है हर्ष, और जो होता है बंगाल पर आक्रमण कर देता है। ठीक है। आगे चलेंगे। मगध संभवतः बंगाल को जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली थी। ठीक है। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार करके दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की तब चालुक्य नरेश पुलकेशन दूती ने उन्हें जो होता रोक दिया। चालुक्य नरेश कौन? पुलकेशन दूती जो होता उन्हें क्या कर दिया था? वो रोक दिया था। ठीक है। ये एनसीईआरटी बुक्स पढ़ेंगे आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। विचार करते क्या दिक्कत है? विचार करने में क्या दिक्कत है? आंसर निकालने में क्या दिक्कत है? कौन सा सत्य कथन निकालना है इसमें? सबसे लंबी बात है कि इसमें सत्य कथन निकालना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथनों को जो होता चर्चा कीजिए। चलिए। पल्लवों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था पल्लव का। सही है? गलत है। पल्लव की राजधानी कांचीपुरम के आसपास कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। ठीक है। पहला गलत है। चालुक्य राज कांचीपुरम में कावेरी नदी तक फैला था। ये भी गलत है। कांचीपुरम में नहीं भैया, आसपास पहले चालुक्यों की नहीं पल्लवों की थी। ये क्या थे? पल्लवों की थी, चालुक्य की नहीं थी। उल्टा लिख दिया। चालुक्य की जगह पल्लव लिख दिया, पल्लव की जगह चालुक्य लिख दिया। यहाँ पर जो होता है चालुक्य की जगह यहाँ लिखना चाहिए, ये वाला यहाँ लिखना चाहिए, और पल्लव को जो होता है ये वाला यहाँ लिखना चाहिए। ठीक है। उल्टा यहाँ पर लिख दिया, फिर बदल कर दिया। और एग्जाम जानता है एग्जामिनर, तो चलिए जानता है तो हम लोग भी तो जानते हैं, इसे थोड़ी नहीं पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी। हम लोग पास भी एनसीईआरटी किताबें पढ़ेंगे। पल्लवों का राज्य उसकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास से लेकर जो था कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। ठीक है। ये पल्लवों की राजधानी थी, कावेरी नदी के डेल्टा तक कांचीपुरम के आसपास। जबकि चालुक्यों को राज्य जो था कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। कौन से? चालुक्यों की जो राज्य था कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच। चालुक्यों की राजधानी योहोल थी। ये एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। योहोल क्या था? एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। ठीक है। योहोल जान गए। आप चलें लास्ट देखेंगे चैप्टर, उसका अध्याय 11 है। एनसीईआरटी की किताब कक्षा 6 के जो होता है हमारे अतीत में 11 अध्याय थे। आज 11 अध्याय आपका समाप्त हुए, लेकिन कल जो होता है अध्याय समाप्त हो या ना हो, लेकिन जो चैप्टर शुरू होगा कक्षा 7 का, अगर चैप्टर शुरू होता है तो पूरे कक्षा 7 का चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। मध्यकालीन इतिहास कक्षा 7 में है। हमारे अतीत 2 चैप्टर नंबर 2 जो होता है हमारे अतीत ही अभी चैप्टर नंबर 2 है। तो हमारे अतीत पार्ट 1 में ही चला, हमारे अतीत चैप्टर नंबर 2 में भी जो होता है वही है। कक्षा 7 की किताब अगर आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 की, तो उसमें सारे के क्वेश्चन में दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है कल का चैप्टर। चलेंगे। आविष्कार और विद्वान कौन सा सही सुमेलित है? आविष्कार और विद्वान। आविष्कार आप जानते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की कालावधि की सबसे पहले बताया था भास्कराचार्य ने, ये आपका सही है।
पाई के मान का प्रकलन किसने किया था? बुधयायन किया था, सही है, बुधयायन किया था, ये भी सही है। शून्य की खोज किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था, ये भी सही है। सांप सीढ़ी का खेल किसने खोज किया था? ज्ञानदेव, ये भी सही है। देख रहे हैं अब क्वेश्चन पूछा गया था सांप सीढ़ी का खेल, इसके बारे में थोड़ी सी एनसीईआरटी आप पढ़िएगा कक्षा 6 में, वहाँ पर कहानी थोड़ी सी बताया गया, तब यहाँ तो कहानी नहीं बताया जाएगा, ठीक है। लेकिन सांप सीढ़ी का जो होता है ये क्या है? मोक्षपत्र भी कहा जाता है इसका, ठीक है। इसके आविष्कार को मूल रूप से क्या कहा जाता है? मोक्षपत्र भी कहा जाता है। तो यहाँ पर भी देख लीजिएगा, तो चारों जो होता है सुमेलित हैं, थोड़ी सी व्याख्या हम करेंगे, चारों युग में सुमेलित हैं, थोड़ी सी व्याख्या करेंगे, क्योंकि व्याख्या नहीं करेंगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। कक्षा 6 के एनसीईआरटी में व्याख्या में देखेंगे। आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया, जिन्होंने दशमलव प्रणाली के विकास किया था। प्रथम ऐसे नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बताया कि पृथ्वी और धुरी पर घूमती है। उन्होंने क्या बताया था? पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य चारों ओर जो होता है चक्कर लगाता है। सूर्य जो होता है चारों ओर चक्कर लगाता है। तो सूर्य चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाती है। याद रखना, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है कौन? पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तथा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। मतलब केंद्र में कौन है? सूर्य है। केंद्र में क्या? सूर्य। और पृथ्वी क्या करे? चक्कर लगाती है, यही है। लेकिन 1543 में कापरनिकस ने अलग बताया था और 140 ईस्वी में टॉलमी ने बताया था। टॉलमी ने कहा था कि सूर्य चक्कर लगाता पृथ्वी केंद्र में। ये किसने कहा था? 140 ईसा पूर्व में, अर्थात टॉलमी ने कहा था। फिर 1540 में जब कापरनिकस आते हैं तो कापरनिकस भी यही कहते थे कि पृथ्वी के केंद्र में सूर्य है और पृथ्वी उसकी चक्कर लगाती। लेकिन इन सबसे पहले आर्यभट्ट ने पहले ही बता दिया था कि पृथ्वी के जो होता है चारों ओर जो होता है, पृथ्वी चारों ओर जो होता है सूर्य की चक्कर लगाती, पहले ही बता दिया था। आगे चलेंगे, नेक्स्ट जो होता है भास्कराचार्य के बारे में देखेंगे। भास्कराचार्य जो था सर्वप्रथम पृथ्वी और सूर्य की परिक्रमा की कालावधि की गणना की थी। इन्होंने जो था सिद्धांत शिरोमणि, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिद्धांत शिरोमणि जो था ग्रंथ में जो था पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का वर्णन किया है। इन्हें मध्यकालीन में सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ माना जाता। मध्यकालीन का क्या कहा जाता? सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ माना जाता, सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ माना जाता है, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। बुधायन ने पाई, नोट करेंगे, बुधायन जो था पाई के मान की गणना की थी। इन्होंने पाइथागोरस या पाइथागोरियन प्रमेय की व्याख्या की थी, जिन्हें जो होता उनका उल्लेख बौधायन सर्वसूत्र में किया गया था। बुधायन सर्वसूत्र में किया गया था। संत ज्ञानदेव ने सांप और सीढ़ी के खेल का आविष्कार किया था। कौन? संत ज्ञानदेव ने, जिसे मूल रूप से मोक्षपत्र भी कहा जाता। मूल रूप से क्या कहा जाता? मोक्षपत्र भी कहा जाता। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51। अब इसमें देखेंगे पुस्तक और रचनाकार में, ठीक है, पुस्तक और रचनाकार में आप देखेंगे शिल्पदकारम, नोट करेंगे। जो शिल्पद अधिकारम जो होता है, ये इसकी रचना जो होता है इलामो नामक कवि ने किया था, ठीक है, इलामो नामक कवि ने किया था। ये जो था ये गलत है, सतनार नहीं, इलामो नामक कवि ने किया था, इलामो नामक कवि ने किया था। मणमेखलई, ये भी गलत है, इलांगो नहीं किया था। इलांगो तो यहाँ पर किया था, तो इलांगो यहाँ पर कहाँ करेगा? मणमेखलई जो होता है माधवी की बेटी जीती, इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है, याद रखना। मणमेखलई में किसकी? वो कोलवन अर्थात कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी इसमें लिखा गया, सतनार द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? सतनार के द्वारा लिखा गया। ये यहाँ पर लिखेंगे और ये यहाँ पर लिखेंगे। मेघदूत कालिदास की तो आप जानते हैं, हर्षचंद्र बाणभट्ट की भी जानते थे। 3-4 तो सही है, लेकिन पहला दूसरा क्या हो गया? गलत हो जाएगा। तो केवल 2 युग में मारेंगे आप, ठीक है, केवल 2 युग मारेंगे। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। प्राचीन भारत में निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक का शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम की कहानी है? शुंग राजवंश के पुत्र अभी हमें बताया था, मालविका अग्निमित्रम, ठीक है। अग्निमित्र जो होता क्या था? सूर्यवंश जो होता है शुंग वंश का शासक का पुत्र था। कौन? मालविका। अग्निमित्रम कौन था? अग्निमित्र। और मालविका से जो होता है इसके प्रणय की कहानी जो होता है मिलता है, ठीक है, मालविका अग्निमित्र में मिलता है, ठीक है, इसमें जो होता। लेकिन अब स्वप्नदर्श मेघदूत रत्नावली आ गया, तो इसके बारे में भी थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे यहाँ पर।
चलिए, मालविका अग्निमित्रम कालिदास द्वारा रचित 5 नाटकों में प्रथम नाट्य रचना है। ये शुंग शासक अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानी है। मालविका अग्निमित्रम के पिता शुंगमित्र शुंग ने राजशुंग युग के ज्योता विवरण देते हैं। ठीक है, भाष्य देखते हैं। भाष्य, कालिदास ने पहले संस्कृत में सबसे पुराने, सबसे प्रसिद्ध भारतीय नाटकारों में से एक थे। स्वप्नवास दत्तम, पंचरात्र, मध्यम व्योम, दत्त घटोत्कच, दत्तवाक्य, उर्भग, कड़भार यह बाल चरित्र की सबसे महत्वपूर्ण रचना की थी। स्वप्नवास दत्तम भास की सबसे प्रसिद्ध कृति है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस नाटक की ज्योता वत्स राजा उदयन और अवंती के शासक प्रघोत की बेटी की रानी वाग्दत्ता की इर्द गिर्द घूमती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। स्वप्नवास दत्तम में भास की सबसे प्रसिद्ध रचना है। इसमें किसकी? ये नाटक वत्स राजा जो थे वत्स के राजा उदयन और अवंतिका के शासक की प्रघोत, अवंतिका के शासक प्रघोत की बेटी की रचना वाग्दत्ता के इर्द गिर्द जो होता है ये कहानी घूमती है। वास स्वप्नवास दत्तम। ठीक है, मेघदूतम, ये तो आप समझ रहे हैं, द क्लाउड मैसेंजर, यह यक्ष की कहानी का वर्णन करता है। किसकी? यक्ष की कहानी का वर्णन करता है। एक बादल के माध्यम से इसके प्रेम को संदेश भेजने की कोशिश कर रहा है। ये कविता जो था प्रकृति में लालित्यपूर्ण है, जिसमें माध्यम से कालिदास ने कविता की अपनी शैली बनाई थी। कालिदास ने कविता के मध्यक्रांत अर्थात मदाक्रांत अर्थात स्थापित किया था, जो अपनी गीतात्मक मिठास के लिए जाना जाता है। कालिदास की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा बहुत प्रभाव था। कालिदास की रचना पर जो होता है, अगर देखा जाए तो कालिदास का रविन्द्र टैगोर पर जो होता है बहुत प्रभाव था। ठीक है, मेघदूत का जो होता है टैगोर की कविताओं में लिखा गया है। मेघदूतम का जो था टैगोर की कविताओं में जो होता है लिखा गया। तो ये एनसीईआरटी में इसमें देखेंगे, पढ़ेंगे तो आप मिल जाएगा। ठीक है, हर्षवर्धन ने 3 नाटक लिखे थे, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। अभी हमने आपको पहले ही इसके बारे में बता दिया था। तो चलते हैं, देख लेते हैं। तो पूरे 52 अर्थात 52 क्वेश्चन हमारे अतीत का चैप्टर नंबर 1 खत्म हो गया। अब देखेंगे हमारे अतीत का जो था चैप्टर नंबर 2 जो चलेगा वो मध्यकालीन इतिहास चलेगा। ठीक है, कौन चलेगा? मध्यकालीन इतिहास चलेगा। ठीक है, इसमें मध्यकालीन इतिहास में बहुत लंबा चैप्टर होता है मध्यकालीन इतिहास का, लेकिन कल भले ही आपको जो होता 2 से 3 घंटा लगे कोई दिक्कत नहीं होता। फिर आपके भारतीय इतिहास के सबसे कुछ कक्षा 12 के पढ़ेंगे हम एनसीईआरटी, 7 के पढ़ लेंगे एनसीईआरटी। ठीक है, और अध्याय इसमें 7 के मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, 8 की कोई एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वही आप एनसीईआरटी किताब पढ़ेंगे, क्योंकि लंबा क्वेश्चन खींचने से कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 चैप्टर कक्षा 6 और 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो कक्षा 7 का जो होता है कल पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू।